हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री वाली बुक पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 पढ़ रहे थे ना फ्रेंड्स। ये मेरी वीडियोस है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले थे ना। ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो क्या किया उसने, उन्होंने अन्य जो कंपनियां थी उनसे प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए कंपनियों से ही आपसी मतभेद शुरू हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और जब ऊपर हमने पढ़ा कि जब सुरक्षा जब करने के लिए हमने घेराबंदी किया तब क्या हुआ कि जो वहाँ के छोटे छोटे जो रियासत थे वहाँ के राजनीति से प्रभाव पड़ने लगा ये ईस्ट इंडिया कंपनी। और हम ये जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो व्यापार के दृष्टिकोण से आई थी, न कि शासन करने के दृष्टिकोण से। पर चाहे न चाहे वो राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू होने लगा था। आइए देखते धीरे धीरे। ये इतिहास आपको पता है कि कोई एक निश्चित घटना नहीं होती, एकदम एक कड़ी होती है जो यहाँ से चली आ रही है और तब जाके वो कुछ घटनाएं बनती है। जैसे चाय कब से पीना शुरू किया हमने ऊपर देखा था, है ना, कि हमने चाय पीना शुरू किया। एक ऐसा फिक्स कोई डेट नहीं होता फ्रेंड्स, वो एक कड़ी होती। धीरे धीरे हमें उसकी आदत हो गई और फिर वो हम लोग पीने लगे। आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में व्यापार शुरू करती है, वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी पढ़ने का तभी फायदा है जब आप कुछ कुछ चीजें साथ में लिखते चल रहे हैं और साथ में आप मेरे साथ वो टेस्ट लगा रहे हैं जो इस प्लेलिस्ट में है। तो आप वो जाइए, वो प्लेलिस्ट देखिए। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे, कॉपी लेके बैठे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखिए, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो प्रीलिम्स बेस्ड रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। ये आप लिखिए। फर्स्ट जो है इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो आपका 1651 लिखिए वहां पर, हुगली नदी के किनारे। ठीक है। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। कहाँ पे? हुगली नदी के किनारे। और 1651 में। ठीक है। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। ये की वर्ड्स है फ्रेंड्स। की वर्ड्स आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है यूपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फैक्टर किसे कहा जाता है? उन व्यापारियों को कहा जाता था जो शुरुआती दौर के अमेरिकी व्यापारी थे। ठीक है। और उनका टाइम पीरियड क्या था? 1651। ठीक है। ये हुगली नदी से संबंधित है, हुगली नदी के किनारे बिजनेस करते थे। ये सब चीजें लिख लीजिए। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, है ना। क्या रहता था? वेयर हाउस रहता था, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। वेयर हाउस भी लिख लीजिए आप, थोड़ा याद रहेगा आपको। वेयर हाउस में क्या होता था? निर्यात होने वाली चीजों का जमा जहां रहता था वहां पे। आपको पता है फ्रेंड्स, कॉमर्स में आप लोग पढ़ते हैं कि जो चीजें हम लोग बेचते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो माल उसे कहते हैं। हम लोग जो दुकान में रखते हैं ना वो माल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन वही चीज अगर गोदाम में रखा जाए तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वो हमारा स्टॉक हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। उसी तरह से ये वेयर हाउस है। यहाँ पर क्या होता था? निर्यात होने वाली चीजें जमा किया जाता था, तो ये उसका स्टॉक हो जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे, है ना। यहीं पे उसके दफ्तर थे जो कंपनी के अफसर बैठते थे। तो यहीं पे जो ऑफिस था वहीं पे वो कंपनी के अफसर लोग बैठते थे, है ना। कहाँ पे? वेयर हाउस में। ठीक है। वेयर हाउस क्या संबंधित है? जहाँ पे सामान जो निर्यात होगी वो चीजें जमा की जाती थी। ठीक है। जैसे जैसे व्यापार फैली, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने को प्रेरित किया। तो क्या हुआ कि जो व्यापारी थे और जो सौदागर थे जो सौदा करते थे, उन सबको क्या कहा गया कि फैक्ट्री के आसपास ही आप अपना घर बना लीजिए। आज भी फ्रेंड्स जो मजदूर होते हैं देखिएगा, कुछ फैक्ट्री में आपको उसके लिए अलग से घर बनाया जाता है। लेकिन ये क्या किया गया यहाँ पे उन व्यापारियों को भी नजदीक लाया गया। तो इससे आप सोच सकते हो उसकी मानसिकता कितनी ही प्रबल थी कि वो बिजनेस को कितना आगे तक ले जाना चाह रहे थे अमेरिकन ये ब्रिटिश, है ना फ्रेंड्स। 1969 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 1956 में क्या किया? इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। जो व्यापारी और ये लोग आने लगे फ्रेंड्स, ये लोग क्या है, थोड़ा रिच थे, है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा आम जनता के लोगों के हिसाब से रिच थे। और इनको कंपनी से बहुत लगाव था क्योंकि ये लोग व्यापार में मदद करते थे। तो ये घेराव भी होने लगा। ठीक है फ्रेंड्स। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी ले ली। तो क्या किया फ्रेंड्स? राजनीति में पूरी तरह हस्तक्षेप नहीं किया, सिर्फ 2 साल के अंदर ही जो अमेरिका ये ब्रिटिश है वो हमारे लिए यहाँ क्या किया कि मुगल अफसर जो थे उन लोगों को रिश्वत देने लगे और क्या किया कि 3 गांव जो है की जमींदारी ले ली। समझ रहे फ्रेंड? 3 गांव कितना बड़ा होता है। इनमें से एक गांव कालीकता, है ना, काली काता था, जो बाद में कलकत्ता बना। गांव फ्रेंड्स देखने में फ्रेंड्स ये शहरों के बराबर है, कालीकता, जो बाद में क्या बना? कलकत्ता। तो कलकत्ता का पुराना नाम कालीकता हो सकता है ना फ्रेंड्स, ये आप याद रखिए। ठीक है।
अब इसे कोलकाता कहा जाता है। तो ये तीनों नाम याद रखिए, कालीकता शुरू में एक गांव के रूप में, फिर कलकत्ता और बाद में कोलकाता। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों नाम इसी के हैं, कालीकता, कलकत्ता, कोलकाता। ठीक है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यवहार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान का मतलब यहाँ हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, फरमान मतलब एक शाही आदेश होता था फ्रेंड्स मुगल काल के दौरान, ये आपने लिखा था फरमान। तो क्या हो गया कि कलकत्ता जो था यानी कोलकाता जो था कालीकता, ये गांव लिया था, उसमें से कौन सा, तीन गांव में से एक कोलकाता था। आप समझ रहे फ्रेंड्स, दो और बड़े बड़े गांव थे। तो वहां पे उन्होंने क्या फरमान मांगा औरंगजेब से कि आप ऐसा फरमान तैयार करिए कि कंपनी जो है बिना शुल्क चुकाए, कोई टैक्स नहीं फ्रेंड्स, ऐसे ही बिजनेस कर सकता है, खुला छूट। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। आप सुन रहे फ्रेंड्स, अब ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखिए मुनाफा आपको पूरा हो रहा था और कोई शुल्क चुकाना नहीं था, तो रियासतों से हासिल है ना मौजूद अधिकारियों से ज्यादा फायदा उठाने लगे। जो वहां पे मौजूद अधिकारी थे उससे का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने लगे, क्योंकि अब वो रिश्वत देने लगे थे। ठीक है फ्रेंड्स। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी। आप समझ फ्रेंड्स, ये सिर्फ कंपनी को ही छूट मिला था जो औरंगजेब फरमान निकाले थे, और जो निजी व्यापारी थे उसको छूट नहीं था। लेकिन क्या हुआ था दोस्तों, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे क्या किया, रिजिट होके इन लोगों ने भी शुल्क चुकाना मना कर दिया। आप समझ रहे फ्रेंड्स कैसे ये लोग धीरे धीरे राजनीति में घुस रहे हैं। यहाँ देखिए, आप समझते चलिए इसको लाइन बाय लाइन। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गया फ्रेंड्स। अगर कोई भी टैक्स नहीं देगा तो राजस्व वसूली कम हो जाएगा कि नहीं। ऐसे में भला बंगाल के नवाब यहाँ देखिए ये नाम याद रखिए, है ना, मुर्शिद कुली खान, है ना, मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। तो उस टाइम के जो वहां के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, इन्होंने देखा कि राजस्व वसूली एकदम कम हो गई है, और ये वहां के नवाब होने के नाते विरोध करना इनके लिए एक दायित्व सा बन गया था, इसलिए वो करते कि नहीं, आप बताइए फ्रेंड्स, आप उनकी जगह होते तो करते कि नहीं। यहाँ देखिए, इस इमेज को देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से देखिए। यहाँ देखिए कुछ मद्रास के जहाजों के सामान लाती स्थानीय नौकाएं, है ना, जो स्थानीय नौकाएं हैं वो मद्रास के जहाजों से सामान ला रही हैं। विलियम सिम्फसन द्वारा बनाया गया चित्र है ये। विलियम, ये चित्रकार का नाम आप याद मत रखिए, बट सुन लीजिए फिर सिर्फ कि विलियम सिम्फसन ने ये आपको 1867 में बनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या है, मद्रास में बड़े जहाजों से छोटी नौकाएं जो है वो सामान ला रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये छोटी छोटी नौकाएं हैं और यहाँ सामान रखा हुआ है, यहाँ लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से सामान ला रहे हैं बड़े जहाजों से। आइए, अब आप समझ रहे फ्रेंड्स कि कैसे हम राजनीति में घुस रहे हैं और विरोध होना जरूरी था। कौन विरोध करना चाह रहा था, नवाब मुर्शिद कुली खान, है ना। नवाब कहाँ के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे। याद रखिएगा इनका संबंध कहाँ से, बंगाल से। इस चित्र को देखिए फ्रेंड्स, इसको देखिए, आपको दिख रहा है, ये कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है फ्रेंड्स। रॉबर्ट क्लाइव देखिए, आपने लिखा है कॉपी में रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। देखिए, व्यापार से युद्धों तक, अब व्यापार शुरू हुआ फ्रेंड्स, अब राजनीति में भी धीरे धीरे हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो युद्ध भी अब स्वाभाविक है। ठीक है। 18वीं सदी के शुरुआती में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। आप कंपनी जो है जो व्यापार करने की दृष्टि से आई है, और बंगाल के नवाबों को इग्नोर करके वो टैक्स नहीं पे कर रहे फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं। आप फरमान सिर्फ लिए हैं कि कंपनी पे नहीं करेगी, लेकिन अगर वहां के निजी लोग भी पे नहीं करने लगेंगे, ये टैक्स नहीं देंगे, तो क्या होगा फ्रेंड्स, वहां पे आपसी टकराव बढ़ जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अ, अपनी ताकत दिखाने लगे थे। औरंगजेब जब अ, मर गए थे, तो आपको पता है कि बंगाल के जो बहुत सारे नवाब थे वो क्या कर रहे थे, अपने छोटे छोटे नवाब थे उसमें से एक बंगाल के नवाब जो थे, उन्होंने अपनी ताकत दिखाने लगी। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। आप समझ रहे हैं कि अन्य जो क्षेत्रीय, क्योंकि क्षेत्रीय ताकतों में बट गया था देश, तो क्षेत्रीय ताकतें और भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां, आप ये एकदम ऐसे एरो एरो बना के लिखते चलिए, मुर्शिद कुली खां, अली वरीद खां, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो बंगाल के नवाब ऐसे लिखिए, बंगाल के नवाब, फर्स्ट में आप लिखिए मुर्शिद कुली खां, सेकंड में लिखिए अली वर्दी खां, और थर्ड में सिराजुद्दीन सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला लिख लीजिए आप, ये तीनों चीज लिखिए।
ये सभी शक्तिशाली शासक बने। ये क्या थे? ये मुख्य रूप से बंगाल के 3 शक्तिशाली शासक थे। अगर पूछा जाए कि बंगाल के नवाबों में इनमें से श्रृंखला बताइए, मतलब कालक्रम बताइए, या फिर कौन सा इसमें अंतर संबंध रखता है, तो 3 यहाँ पे दिया हुआ है ना, सिराजुद्दौला दिया हुआ है, अली वर्दी खां दिया हुआ है, और मुर्शिदा कुली खां भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये टाइम पीरियड, और इसको क्या करिए आप याद रखिए, ठीक है, ये तीनों को। इसके अलावा कोई होगा तो उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। आप क्या किया? उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया, जो छोटे छोटे नवाब थे वो, ठीक है। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, है ना। का जो छूट था कंपनी को, वो मना कर दिया, और व्यापार करेगा अगर तो उसको बदले में क्या करना होगा? नजराना देना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उन्हें सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया। उसे सिक्के ढालने का अधिकार जो दिया गया था वो भी बंद कर दिया गया, ठीक है, नहीं दिया गया। और उसकी किलेबंदी को भी बढ़ने से रोक दिया। जो वो किलाबंदी कर रहा था व्यापारियों के घरों को, जो आपस में बनवाया था सट के, उसको क्या किया गया? किलाबंदी कर रहा था उसको वो रोक रहा था, ठीक है, धीरे धीरे रोकने लगा। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। आप समझ रहे फ्रेंड्स, अगर टैक्स वसूली नहीं आएगा तो नवाबों की ताकत कमजोर हो जाएगी ना। तो इन्होंने यह धोखाधड़ी का आरोप लगाया, और बंगाल की सरकार का राजस्व नहीं मिलने से वो कम हो जाएंगे, वो कमजोर हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। आगे देखिए, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। तो उन्होंने क्या किया कि टैक्स तो चुकाना नहीं चाह रहे थे, और अफसरों को अपमानजनक चिट्ठियां लिख दी, और नवाबों को उनके अधिकारों का अपमानित करने लगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप समझ रहे फ्रेंड्स, ये चीज होने लगी। ये सब आप सिर्फ समझिए, मेन चीज जो मैंने ऊपर बताया प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लिखिए आप जाके। वो नाम आपको पूछता है, कीवर्ड्स पूछता है, कहानी आपको मेंस में काम आएगी, यहाँ नहीं काम आएगी, यहाँ समझते चलिए। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। जो ये स्थानीय अधिकारियां हैं, ये जो मांगे कर रही हैं, ठीक है, इससे कंपनी का जो व्यापार है वो क्या हो जा रहा है? बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकती है जब सरकार शुल्क हटा दे। आपको पता है फ्रेंड्स, कोई भी देश में अगर व्यापार तभी फूल फलती है जब वहां से टैक्स हटा दे। क्या ये सही है? आप बताइए। ये अंग्रेजों को कहना है। इस पर आप कमेंट करिए, देखता हूँ क्या आपने इकोनॉमी में क्या पढ़ा है, कि क्या हमारे भारत में जितने भी व्यापारी हैं उससे टैक्स हटा देने से व्यापार देश का बढ़ जाएगा? खुला व्यापार होता है, आपको पता है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, है ना। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, बताइए, क्या अंग्रेज सही बोल रहे थे इस मामले में? कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। आपको पता है फ्रेंड्स, ये कंपनी जो यहाँ आई थी उपनिवेश बना के इस देश को, इसको बनाने वाली है। अब धीरे धीरे बनने बनने की ओर है हमारा देश उपनिवेश। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ अगर व्यापार करना है तो इसकी आबादी भी क्या होनी होगी? बढ़ानी पड़ेगी। गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। तो कुछ किले बनाने होंगे, कुछ गांव खरीदने होंगे। गांव जैसे कलकत्ता आपने ऊपर देखा, 3 गांव खरीद चुके थे, है ना। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकराव का परिणाम क्या होगा? पलासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुआ। पलासी का युद्ध आपने सुना है फ्रेंड्स, पलासी का युद्ध। आइए पलासी के युद्ध को देखेंगे, पर उससे पहले यहाँ समझिए, इसको जरूर समझिए, ठीक है। कठपुतली, आपको पता है इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, पूछा भी है, आर्ट एंड कल्चर में पूछा है। यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे से अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो जैसे वो किसी और के इशारों पर चलता है तो उसे कठपुतली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उद्गम जो है ये शब्द का, ये ऐसे खिलौने से है, जो एक खिलौना रहता है फ्रेंड्स, और ऊपर रस्सियां बंधी हुई होती है, और एक टेबल के नीचे ये दिखता है, और ऊपर व्यक्ति इसे रस्सियों से नचाता है फ्रेंड्स। आप जानते हैं ये चीज। तो लेकिन आपको मैं बता दूं, आर्ट एंड कल्चर में जो कठपुतलियां हैं, है ना, देश में विभिन्न उत्तर प्रदेश, है ना, और कहाँ तमिलनाडु, और कहाँ कहाँ पे कठपुतलियां और किस किस नामों से जानी जाती है, ये पूछा है फ्रेंड्स यूपीएससी ने। आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे, आप प्लेलिस्ट देखते जाइए, ठीक है। आइए प्लासी का युद्ध देखते हैं। प्लासी का युद्ध, ये समझिए, प्लासी का युद्ध, इसको समझिए फ्रेंड्स। आपको समझ आ रहा है? वीडियो अगर थोड़ी भी लंबी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप पेशेंस रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए ये छोटी तैयारी है नहीं, इसमें आपको बैठने का एक हैबिट होना चाहिए। आइए प्लासी का युद्ध समझते हैं। 1765 1756 में अली वर्दी खां, आपको पता है ये कहाँ से है? अली, ऊपर में हमने नाम लिखा बहुत सारा, उसी में से है ना। अली वर्दी खां की क्या हो गया?
मृत्यु हो गया। और उसके बाद सिराजुद्दौला, आपको पता है 3 गो था, वो तीनों नाम आपने लिखा बंगाल के बारे में, तो लिखिए उसको। और मृत्यु भी बगल में लिख लीजिए कि 1756 में क्या हुआ, अली वर्दी खान का मृत्यु हो गया। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मृत्यु हो गया। बाद में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। इसके बाद सिराजुद्दौला बना, और इसके पहले कौन बना, तो ये तीनों का नाम आप लिख रहे होंगे, है ना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की ताकत से कंपनी को बहुत भय था, क्योंकि छोटी छोटी जो ताकतें उभर रही थी, वो मैंने आपको बताया। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। आप पता है कि सिराजुद्दौला जो था ये शक्तिशाली, छोटा ही था लेकिन शक्तिशाली सम्राट के रूप में था, है ना, नवाब था, शक्तिशाली नवाब था। और कंपनी को ये फिर व्यापार करने में बाधा बाधा डालता, इसलिए कंपनी क्या एक कठपुतली नवाब चाहती थी जो व्यापारिक दृष्टिकोण से उसका लाभ करे, मतलब कि सरकार में वो बैठे पर वो काम वो करे। अभी भी देखिए, राजनीति में वो पूरे तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है कि वो यहाँ के बस यहाँ के लोगों को कठपुतली बनाना चाहता है, यहाँ के नवाबों को। आप समझ रहे फ्रेंड्स, देखिए, उसे व्यापारिक रियासतों और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। जो व्यापारिक रियासतें हैं और अन्य सुविधाएं जो है वो दे, मतलब कंपनी को। ठीक है फ्रेंड्स, कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। तो आपको पता है हर टाइम पीरियड में किसी एक शासक का प्रतिद्वंदी रहता है फ्रेंड्स। तो इन लोगों ने क्या चाल चला कि इन लोगों ने बताया कि उनका जो सिराजुद्दौला का जो प्रतिद्वंदी है कोई, उसमें से किसी एक को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। ठीक है फ्रेंड्स, जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए, है ना। तो सिराजुद्दौला बहुत ही मजबूत और क्या कहते हैं इसको, बहुत ही ज्यादा ये शक्तिशाली शासक के रूप में था। तो इन्होंने हुक्म दिया कि आप मेरे राज्यों के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, और किलेबंदी जो आप कर रहे हैं उसको रोके, और बाकायदा जो राजस्व आप नहीं चुका रहे थे उसको चुकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी भी बहुत कोई नहीं चुका रहा था, ठीक है, तो चुकाने के लिए ये हुक्म देते हैं। जब दोनों पक्ष पीछे हटने के तैयार नहीं हुए, दोनों जो अंग्रेज भी बोल रहे थे कि हम नहीं देंगे टैक्स, और ये लोग बोल रहे थे कि टैक्स हम दें और राजनीतिक मामलों में पीछे पीछे हट जाए, तो कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा था फ्रेंड, नहीं हुए। तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लैंड फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कासिम जो बाजार था वहां पे इंग्लैंड की एक फैक्ट्री थी फ्रेंड्स, वहां 30,000 सिपाहियों के साथ हमला बोल दिया। ये बहुत ही देखिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इन चीजों को सुन के, सीखने को मिलेगा कि कैसे हमें युद्ध की रणनीति बनानी चाहिए। पहले 30,000 सिपाहियों से उन्होंने क्या किया, कहाँ पे, कासिम बाजार, ये लिखिए आप, 30,000 से जो था, कौन था ये, कौन क्या था, इसको लिखिए, कौन सा नवाब थे। और कासिम बाजार के इंग्लैंड फैक्ट्री है ना स्थित इंग्लिश फैक्ट्री जो था, उस पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, और क्या किया कि जो कंपनी के छोटे मोटे अफसर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए, और क्योंकि ये हथियारों के बल से ही व्यापार हो रहा था, आपको पता है फ्रेंड्स, ऊपर बताया हमने। तो ये हथियार सारे छीन लिए गए, है ना, अफसरों को गिरफ्तार कर दिया गया, और गोदाम पर ताला लगा दिया गया। ठीक है, और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया गया। जो जहाजें थी जिससे व्यापार होती थी उसको घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा के लिए उधर का रुख किया। अब यहाँ पे जब जीत लिया फ्रेंड्स, इन लोगों को हथियार छीन लिया, है ना, बंदी बना लिया, कहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, कासिम बाजार में, है ना, आप दिख रहे हैं कासिम बाजार में, एक मिनट में यहाँ दिखाता हूँ, कासिम बाजार में। तो क्या किया गया कि अब वो लोग यहाँ से कलकत्ता जो मिला था, उनका एक गांव बहुत ही मजबूत बना लिया था उन्होंने, वहां की ओर रुख किया। अब यहाँ से देखिए, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त आपको सिराजुद्दौला से मुकाबला कर रहा था। आप समझ रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव क्या किया, सेनाओं के साथ रवाना कर दिया। मद्रास में जो तैनात अफसर थे उन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। ठीक है, इन सेना को 9 सैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। तो जो 9 सैनिक बेड़े थे उनकी भी मदद मिल रही थी। इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ देखते हैं फ्रेंड्स। आप ये चित्र को देखिए फ्रेंड्स, ये चित्र को आप देख रहे हैं, इसमें लोग बैठे हुए हैं इतने सारे, इसको देखिए, ये चित्र के बारे में है ना, ये चित्र के बारे में समझिए थोड़ा सा।
नवाब के साथ लंबे समय तक सौदाबाजी चली थी सौदाबाजी। और आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो 1757 में क्या वो पलासी का युद्ध हुआ और वहां पर रॉबर्ट क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जफर की कारगुजारियां भी थी। एक मिनट फ्रेंड्स, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। मीर जफर की टुकड़ियों ने, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मीर जफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाएगा। इनका जो सेनापति था मीर जाफर, वो इनके साथ बेईमानी कर दिया फ्रेंड्स, और ये अंग्रेजों का साथ दिया 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के खिलाफ जो युद्ध हुआ, और सिराजुद्दौला हार गया फ्रेंड्स 1757 के युद्ध में, ठीक है। और मीर जाफर जब ये उनके साथ मिला तो ये अंग्रेजों ने उन्हें बताया कि ये जो है ये सिराजुद्दौला को हटाकर हम इसको नवाब बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ये हमारे साथ है। आइए देखते हैं महान्यायालय। देखिए महान्यायालय, ये चित्र को देखिए, है ना, कच्छ ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस, लेडन हॉक, लेडन हॉक स्ट्रीटा, एक मिनट फ्रेंड्स, स्ट्रीट स्ट्रीट है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रॉपराइट्स की लंदन स्थित, यहाँ पे लंदन में स्थित ये है, लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठक होती थी। यहाँ ऐसी ही एक सभा का चित्र है। यहाँ जो चित्र है लंदन का चित्र है फ्रेंड, देखिए इसमें सभा हो रही है, लोग आपस में बैठ के यहाँ पर ये सुनने वाले श्रोता और यहाँ पर चर्चाएं हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको देखिए, सिराजुद्दौला को देखिए कितना ये शक्तिशाली था उस वक्त, देखिए कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम युद्ध लड़ा था। तो उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, वीडियोस लंबी हो रही है क्या, आप पेशेंस रखिए फ्रेंड्स, थोड़ा लंबी होगी वीडियो पर कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, तो उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे संपन्नता का आश्वासन। जो संपन्नता का आश्वासन है, कैसे इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं के संदेश और अविश्वास को देखते थे। जो इंग्लैंड के लोग थे वो ईस्ट इंडिया, वहां का इंग्लैंड का ही कंपनी था ना फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां के शासकीय महत्वाकांक्षाओं और संदेश को, अविश्वास को क्या कर रहे थे लोग, इंग्लैंड के लोग देख रहे थे। पलासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेशी मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता से यह चिट्ठी लिखी थी। आप समझ रहे हैं कौन लिखा था ये, आपको देखिए यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सम्राट के एक मुख्य विदेशी मंत्री को है ना, विलियम पिट नाम था, विलियम पिट को पत्र भेजा था। तो वह उस वक्त विलियम पिट, आप ये नाम में याद रखिए, विलियम पिट को नाम याद रखिए, विदेश मंत्री था मुख्य रूप से। और वो 7 जनवरी 1759 में कलकत्ता से यह चिट्ठी भेजी, यहाँ से वो चिट्ठी भेजा। लेकिन इतना विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इस समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख अस्ट्रीगल की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा, कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। आप समझ रहे फ्रेंड्स, इसको पढ़ के आप समझिए कि उस टाइम उन दोनों में क्या कन्वर्सेशन हो रहे थे। यहाँ देखिए नवाबों की शिकायत, आप थोड़ा सा देख लीजिए फ्रेंड्स, नवाबों की शिकायत। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ था। स्रोत 2 है ये, इसको ये सब देखिए, इसके बारे में सोचिए, ये खुद से आप सोचिए, इसमें मैं कुछ भी नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। नवाबों की जो शिकायतें थी वो देखिए, 1773 में बंगाल के नवाब, है ना, 1700, यहाँ देखिए 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में क्या कहा। बंगाल के नवाब जो थे वो इंग्लिश व्यापारियों के बारे में 1733 में क्या कहा, जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। देखिए आप समझ रहे हैं, जब आए थे तो सरकार को कह रहे थे कि वो थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्होंने वह जमीन तो, उन्हें वो जमीन तो मिल गई, है ना, उन्हें वो थोड़ी सी है ना, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, उन्हें वह जमीन तो मिल गई पर उन्होंने तो वहां मजबूत किले ही खड़ा कर डाला। ये चीज बहुत फेमस डायलॉग है फ्रेंड्स, कि उन्होंने, उन्हें जमीन तो मिल गई पर उन्होंने वहीं पे मजबूत किले खड़ा कर डाला, है ना।
इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़े हुए हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वहां 1 लाख रुपए से ज्यादा राजस्व वो लोग उस टाइम वसूल करे थे। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट लूट खसोट रहे हैं। आप समझ रहे हैं कैसे कैसे धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आया और एक विनती के रूप में एक जमीन मांगी और धीरे धीरे वो यहाँ फैलते गए और वहां पे अपने महल बनाने शुरू कर दिए और वहां पे क्या किया गया, तोप लगा दिए और वहीं के लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। ये नवाबों की शिकायत थी। आइए फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध जो हम लोग पढ़ रहे थे, आप ध्यान है प्लासी का है ना, तो जो नौसैनिक मदद मिल रहा था, नौसैनिक बेड़ा का मदद से, जो यहाँ के रॉबर्ट क्लाइव जो नेतृत्व में सेनाएं जा रही थी, है ना, कहाँ पे, कलकत्ता। तो इसके बाद क्या हुआ सोच समझिए फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ देखिए, आप दिख रहा है आपको, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद यहाँ समझिए, प्लासी की जो जंग है इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। ये फर्स्ट उनका बड़ा सा जीत था, बड़ी जीत थी। कौन सा? प्लासी का युद्ध, है ना। डेट आप लिखिए, प्लासी का युद्ध, और डेट आप कमेंट करिए अपने ऊपर पढ़ा। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गए। सिराजुद्दौला को क्या किया गया? मार दिया गया और मीर जाफर उनके सेनापति यहाँ पे बन गए। एक मिनट, हाँ फ्रेंड्स देखिए, तो वो कौन बन गया? मीर जाफर वहां के नवाब बन गए। जैसा कि उन्होंने बताया था, ये कठपुतली शासक के रूप में उभरेगा। देखिएगा, कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। वे अपने को शासन के रूप में अभी भी देखिए तैयार नहीं थे। उन्होंने क्या किया? मीर जाफर को गद्दी दे दिया। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। उनका मूल उद्देश्य बस यहाँ पे व्यापार को फैलाना है, अभी भी था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी? तो सीधे अपने अंडर नहीं ले रहे थे फ्रेंड, ठीक है। वो क्या कर रहे थे? किसी को बैठा दे रहे थे कठपुतली नवाब के रूप में और अपना बस व्यापार पर ही ध्यान दे रहे थे। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता दिखावा का करना पड़ता था। आप मान लीजिए कि फ्रेंड्स, जो मीर कासिम था वो इनसे रिश्वत लेता था और इनका कठपुतली था, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी वो एक नवाब था फ्रेंड्स, और इसको जिम्मेदारी होता था कि प्रजा के नजर में वो अपना सम्मान और संप्रभुता का ही दिखावा ही क्यों ना करे, पर करे फ्रेंड्स। तो क्या होता था? कंपनी का पूरा तरह से बात नहीं कर मान पाता था, क्योंकि अगर कंपनी का पूरा बात मानेगा तो वहां के जो लोग हैं उनका तो शोषण हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फिर नवाब का क्या ही इज्जत रह जाएगा, आप समझ रहे फ्रेंड्स। तो नवाब को इज्जत बनाने के लिए दिखावा ही सही, पर वो सारी बातें कंपनी का नहीं मान पा रहे थे। तो फिर कंपनी क्या करती? आप बताइए, आप कंपनी की जगह होते तो आप क्या करते? जब मीर जफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर जफर को बनाया था ना, उसके बाद मीर कासिम को बना दिया। आप याद रखिए, यहाँ पर युद्ध देखिए कि कौन हारा, मृत्यु कब हुई उसकी हराने के बाद। उसके बाद मीर जफर बना और उसके बाद मीर कासिम बना। ये चीज आप याद रखिए, लिखते चलिए, मीर जफर, उसके बाद मीर कासिम। आगे देखिए, अभी भी नवाब खुद नहीं बन रहे फ्रेंड्स, अब किसी को बना रहा है ना मीर जफर के बाद, क्योंकि थोड़ा सा इसको भी विरोध होने लगा, तो मीर कासिम को बना दिया गया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो तो बक्सर की लड़ाई, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बक्सर की लड़ाई, बक्सर। अब यहाँ पर पहले प्लासी का युद्ध हो गया, आप डेट लिखिए, और बक्सर का देखिए 1764, है ना, 1764, 1764। कौन सा? बक्सर का युद्ध। मीर कासिम था, याद है, उनको भी हराना पड़ा। तो मीर कासिम को कब हराया गया? बक्सर के युद्ध में। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। तो जो पुराना था मीर जाफर, उसको फिर से नवाब बना दिया गया, और जो मीर कासिम को बनाया था ये सोच के कि ये काम करेगा, तो इसके लिए बक्सर का युद्ध करना पड़ा। आप समझ रहे हैं, बक्सर का युद्ध हुआ और फिर मीर कासिम, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2 बार चेंज हुआ, ये आप याद रखिए, ठीक है। पहले थे उसको हरा के मीर जाफर को हरा के मीर कासिम, और फिर मीर कासिम से बक्सर की लड़ाई लड़ी 1764 में, और फिर आपको बना दिया गया उसे, क्या, किसका नाम है? मीर जाफर को। आप समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पर मीर जाफर को। आइए देखते हैं दोबारा, मीर जाफर को, यहाँ देखिए मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। आइए,
अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब कंपनी को क्या करना पड़ा था, हर 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 महीने जो है 5 लाख रुपए कंपनी को देना पड़ता था मीर जफर को। कंपनी अपने सैनिक खर्चे निपटने, है ना, कंपनी अपने सैनिक स्थापना कर चुकी थी अब तक, और सैनिक खर्चे को निपटने, व्यापारिक जरूरतें तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी अपना व्यापार तो कर ही रही थी फ्रेंड्स, लेकिन वो क्या कर रहे थे, जो टैक्स लोगों द्वारा लेते थे नवाब, उनको 5 लाख रुपए हर महीने चुकाना पड़ रहा था। हर महीने, यहाँ देखिए हर महीने, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जफर की मृत्यु हुई, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। 1765 में अब क्या हो गया, मीर जफर का मृत्यु जो हुआ था, ऊपर में आपने देखा मीर कासिम, है ना, मीर जफर 1764 में इसको लड़ाई हुआ, और फिर मीर कासिम का यहाँ पर देखिए मृत्यु हो गया कब, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ समझिए, 1765 में अब मीर जफर का मृत्यु हुआ, तब इसका इरादा क्या हो गया, बदल चुका था। कठपुतली नवाबों के साथ साथ, है ना, के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। जो क्लाइव थे उन्होंने क्या ऐलान किया कि मीर जफर जब मृत्यु हो गई तो अब नवाबों की जरूरत नहीं है, अब हम खुद शासन करेंगे, ये कथन है, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ये कथन इतिहास के संदर्भ में किसने कहा था, आधुनिक भारत के संदर्भ में ये कथन लिखिए, और इसको आप लिख लीजिए कि इसने किसने कहा था। आपको ये प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा और आपको मेंस में भी। हम ये स्टेफी कॉमा ऑफ करिए, इसको बंद करिए, इसको देखिए, लिखिए, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, यह आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में किसने कहा था, तो आपको क्लाइव, पूरा नाम आप कमेंट करिए, क्लाइव ने कहा था, ऐलान किया था। यहाँ फ्रेंड्स समझिए, आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट कंपनी को ही बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया गया। 1765 में उनका मृत्यु के बाद तुरंत मुगल सम्राट ने क्या किया, कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। आप समझे, बंगाल में कंपनी का शासन हो गया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। तो क्या हो गया कि जो दीवानी मिला, तो उसके कारण कंपनी को बंगाल का विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। वे सभी संसाधनों को डायरेक्ट वो अब नियंत्रण कर रहे थे, डायरेक्ट उस पर नियंत्रण कर रहे थे। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई, जो उनको परमिशन तो बार बार मांगना पड़ रहा था या उनके अनुकूल नहीं हो पा रहा था, तो वो अब दूर हो गया। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था। आप देखिए 18वीं सेंचुरी के 18 सेंचुरी के शुरुआत में ही क्या हो रहा था कि भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटिश से लाए गए सोने और चांदियों के बदले खरीदना पड़ रहा था। आप समझ रहे हैं कि ब्रिटिश से जो सोने चांदी ला रहे थे उसके बदले खरीदना पड़ रहा था ना भारत का सामान। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटिश के पास भारत में बेचने के लिए कोई भी चीज नहीं थी। उस टाइम भारत में बेचने के लिए ब्रिटिश के पास कोई चीज नहीं थी, तो वहां से सोना और चांदी लाते थे और उसके बदले यहाँ से सामान ले जाते थे। प्लासी के जंग के बाद ब्रिटिश ने सोने की निकासी कम होने लगी, तो प्लासी का जंग जो हुआ उसके यहाँ पे जीत हो गई उनकी, तो ब्रिटिश से क्या हो गया, सोने की निकासी एकदम कम हो गई। और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोने, देखिए जब बंगाल, देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ उसके बाद सोना ब्रिटिश से आना कम हो गया, बंद हो गया। और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जब यही उनका शासन है तो ब्रिटिश से क्या सोना लाना पड़ेगा। अब तक वो सोना ला रहे थे, धीरे धीरे जब प्लासी का युद्ध जीत गए थे तो सोना बंद कर दिया, और अब सोना लाने की जरूरत रह गया नहीं। अब भारत में होने वाली आमदनी, यहाँ देखिए, अब भारत में होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। तो अब इतना आमदनी यहीं से हो जा रहा था फ्रेंड्स कि इन लोगों को वसूली करके, कर वसूली करके आप यहाँ अपने शासन यहाँ पर वो चला रही थी खर्चे। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी। ये जो कमाई था जो भारत के लोगों से ही आ रही थी, इससे भारत में सूती और रेशमी कपड़ा वे खरीद सकते थे, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते किले और दफ्तरों का निर्माण की लागत उठा सकती थी। जो कलकत्ते में जो किले हैं बनाए गए हैं, दफ्तर है, उनका निर्माण का जो लागत है वो उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।